दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन हो गई क्रेडिट, करें 3 चीजें चेक और हो जाएं निष्फिक्र। और आज 7वें वेतन आयोग के तहत डीए डीआर के फाइनल आंकड़े जारी होंगे और इससे तय होगा कि आपका 10 साल में डीए कितना बढ़ा, 1 जुलाई से कितना फायदा और आगे फिटमेंट फैक्टर में डीए किस तरह करेगा मदद। और मैं बात बोलूंगा सर, सेना के लिए कल का दिन काला दिन रहा। हाँ जी दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब सहित 3 जगह बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई। मैं बात करूंगा लद्दाख की, मैं बात करूंगा उत्तराखंड की और जे&के की, जहां पर बसें पलटी, सैनिक हताहत हुए। और बात करूंगा इन सब के बीच संसद के अंदर युद्ध जारी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से बहस हो रही है उसके अंश आपको देखना होगा। इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं? तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई बाकी लेके आ जाओ आप। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहता हूँ। क्योंकि ये आपके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमारे परिवार के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हमारे त्याग और बलिदान का मखौल उड़ा रहे हैं, ये आपको सुनना होगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। आज है 31 जुलाई और आपकी पेंशन खाते में लगभग 11 बजे के आसपास आ गई होगी, या अपना खाता आप चेक कर सकते हैं। जो मैसेज के हिसाब से आप देखें, पेंशन स्लिप को डाउनलोड करें। आपकी बेसिक पेंशन वारूपी 3 और 55% डीए के हिसाब से होनी चाहिए। कम्यूटेशन की रिकवरी को भी चेक करें, यानी इस चीज को चेक करेंगे आपको तसल्ली हो जाएगी कि हमारी करेक्ट पेंशन हमारे खाते में जमा हुई। अब मैं बात कर रहा हूं डीए डीआर 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। यानी उसमें जितने डीए डीआर की लगभग 1 साल में 2 बढ़ोतरी होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल में 20 बढ़ोतरी, और 20 बढ़ोतरी ये कहां तक लेके जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि 1 जुलाई यानी पिछली 1 जुलाई निकल गई, संभावित डीए क्या होगा। यानी आज आंकड़े शाम को जारी होंगे। AICPN-IW यानी ऑल इंडिया इंडेक्स प्राइस इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े जारी होते हैं। जैसा कि आंकड़ों के हिसाब से अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 के ऊपर आंकड़े कह रहे हैं। यानी जब 3 का आंकड़ा छूना है तो आज हमें कितने पॉइंट की उछाल मिलनी चाहिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मई के अंदर 144.0 था और उसका बेस ईयर 415 और टोटल 12 मंथ का एवरेज था 4951 और इस तरीके से एवरेज निकलता है 412 और इसके हिसाब से आपका डीए 57.82 हो जाता है। अब हम जून में कह रहे हैं कि यदि 144 से ही रहता है तब भी हमारा डीए 58.08% होगा, यानी कि हमें 3% की बढ़ोतरी होगी। जैसा कि एक प्रेडिक्टेड जो हमने टेबल तैयार की है उसके मुताबिक हमने जो मई में 144 था, हमने जून में 144 रखा और 144 के हिसाब से बेस ईयर वर्कआउट किया, टोटल एवरेज 12 महीने का निकाला और उसके हिसाब से परसेंटेज निकाली, जो कि फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग के तहत बनाया गया था। उसके हिसाब से यदि आंकड़े आज 144 रहते हैं तो डीए आपका 56.08 यानी 58.08 यानी राउंड ऑफ करेंगे तो 58 हो जाएगा। यदि आंकड़ा थोड़ा कम रहता है 0.5, मैंने देखा यदि आंकड़ा आपका 143.5 पे भी जाता है तब भी आप निश्चिंत रहें, आपका लगभग 58.04 पहुंच रहा है 58.04 पे। यदि आपका 12 महीने का एक एवरेज है वो हमारा थोड़ा साथ दे जाए तो ये सारे 2 फैक्टर हैं। इसके ऊपर आज शाम को AICPN-IW का जो प्रेस रिलीज निकलती है उसमें कितने पॉइंट का उछाल हुआ है और उससे कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेशन होने के बाद सारी चीज तय हो जाएगी कि आखिर हमारे डीए की बढ़ोतरी 1 जुलाई से कितनी हुई है और टोटल बढ़ोतरी 7th पे कमीशन में कितनी हुई है। तो आप देख सकते हो यदि 7th पे कमीशन से पिछले हम 6th पे कमीशन की बात करें तो जनवरी 2006 से जनवरी 2016 का डीए ऐड करके यानी लगभग उन्होंने 21 किस्तों को जोड़ा तो 125% डीए हुआ और उन्होंने उस हिसाब से 14.2% की बढ़ोतरी के हिसाब से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर हमें मिल गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि लगभग कितनी बढ़ोतरी होती है। जैसा कि हम मान के चल रहे हैं
यदि हमारा 3% बढ़ता है तो लगभग 58 पर पहुंचते हैं, और अगली जनवरी को ऐड करते हैं तो 60 और 61 के ऊपर पहुंचेगी। और जिसके ऊपर जिस तरीके से बढ़ोतरी का आंकड़ा लगेगा कि 20% या 25%, उससे आपको नया फिटमेंट फैक्टर निर्णय करेगा कि आपको 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। अब जैसा कि खबरें आ रही हैं कि 7वें वेतन आयोग खत्म, आज 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी डीए का होगी सौगात होगी पूरी, यानी आज के आंकड़े जारी हो जाने से सीधा सीधा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सरकार कब घोषणा करेगी वो सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन हमें यह देखना है कि आज जैसे ही प्रेस रिलीज होती है कल आपको पता चल जाएगा कि आपका 7वें वेतन का आखिरी डीए और जुलाई से कितना डीए बढ़ोतरी हुआ है। कभी भी घोषणा हो वो एरियर के साथ आपके खाते में पेड होगा दोस्तों। तो ये है इसका नियम। अब मैं बात करूंगा सेना के लिए कल का दिन था भारी। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल भारी था, ये आपको समझना होगा। जैसा कि कल लद्दाख में एक्सीडेंट होता है, आप वीडियो देखिए, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लंस हवलदार हमारे दलजीत सिंह शहीद हो जाते, और 3 अधिकारी जो कि एडमिट हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेजर मयंक, मेजर अमित दीक्षित और कैप्टन गौरव। तो दोस्तों ये हादसा हुआ। उसके बाद मैं बात करूंगा आईटीबीपी की बस का एक्सीडेंट हुआ, और ये बस पानी में डूब गई थी, और इसमें लगभग कह रहे हैं कि 30 जवान उसमें सवार थे। एक हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ, जहां पर उसमें भी लगभग 31 जवान बैठे थे, वो पलटे। अब तीनों को बारी बारी से बात करेंगे। सबसे भीषण हादसा हुआ लद्दाख में, आप समझ सकते हो कि स्लाइडिंग से, यानी ये है हमारे जवानों की जिंदगी। यानी हमारा एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह जो कि पठानकोट के रहने वाले थे, 1.5 साल का बच्चा है, उनके पिताजी भी सेना में कर्नल पद से रिटायर्ड हुए। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बुधवार सैन्य वाहन पर चट्टान गिरने से 2 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 सैन्यकर्मी, इसमें लिखा है, बलिदान हो गए। इस हादसे में 3 अधिकारी घायल हुए हैं दोस्तों। बलिदान सैनिकों की पहचान की गई, हॉर्स के हैं सभी लोग, 14th हॉर्स के। हादसा उस समय हुआ जब कानवाई के साथ जा रहे थे, सेना की एक स्कॉर्पियो वाहन के ऊपर चट्टान गिर गई और चपेट में आ गया, और वहां के आप वीडियो देख सकते हो कि किस तरह अफरा तफरी का माहौल हुआ। तो ये है सेना का नेचर ऑफ ड्यूटी। कहते हैं कि सेना के साथ हमेशा मौत साए की तरह चलती है। सैनिकों की जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं, क्योंकि 24 घंटे हमेशा खतरे में रहते हैं। अब दूसरा हादसा मैं बात करूंगा, बद्रीनाथ हाईवे पर सोनला में बस पलटी, 12 सैनिक घायल। बुधवार का ये जोशीमठ से रायवाला जा रही थी सेना की बस, सोनला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 12 जवान घायल हुए। गनीमत हुई, यानी उनकी जान सुरक्षित है। आप ये देख सकते हो, जैसा कि मैं खबर आपके सामने चला रहा हूं, यानी जो खबर मिली है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, सिर में चोट लगी है, सभी खतरे से बाहर हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आम लोग वहां पर पहुंचे। वाहन में 31 जवान बैठे थे। कर्णप्रयाग से एसडीएम साहब ने वहां पर बताया कि किस तरीके से हादसा हुआ, और ये वाहन में असम रेजिमेंट के सभी जवान थे। घायलों का हाल जानने के लिए वहां के अधिकारी और प्रशासन भी सेना की मदद कर रहा है। अब दूसरा होता है आईटीबीपी बस एक्सीडेंट। जवानों से भरी बस सिंध नदी में गिरी, हथियार भी गायब। पानी में डूबी ये बस आईटीबीपी की है। चलते चलते बस सिंध नदी में गिर गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के गंदरबल में भारी बारिश के कारण आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही एक बस अनियंत्रित होकर के गिर जाती है, और किस तरीके से आप देखते हो वहां पर जवान थे, उन्हें सुरक्षित वापस निकाल लिया गया। एसडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है, प्रशासन पहुंच जाता है। जवान भले बीमार हुए होंगे, लेकिन कईयों का हथियार भी था, वो में उसकी खोज चालू है दोस्तों, ऐसा देख सकते हैं। एक हवलदार घास की यानी घास मशीन से करंट लगने से मौत। बड़ा दुख होता है इस तरीके की यदि किसी एनसीओ की मौत होती है। अभी आप देख सकते हो कितना दुख। अयोध्या में मशीन से घास काटते समय करंट लगने से सेना के लांस हवलदार की मौत हो गई। हादसा डोगरा रेजिमेंट सेंटर पार्क में घास काटते समय हुआ। अयोध्या के अंदर रेजिमेंट सेंटर डोगरा का एमटी पार्क में 37 वर्षीय नीतीश, जो कि 5 मराठा लाइट रेजिमेंट के थे और वो महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले थे, और वहां पर घास काट रहे थे। और आप समझ सकते हो सेना के अंदर घास एक सेना की एक ये भी एक छोटी मोटी, हम इसको बोलते हैं ना, एक बड़ा टास्क रहता है, चैलेंजिंग रहता है, और बारिश में ये अभियान चलते रहता है।
आइए दोस्तों अब बात करते हैं संसद की तरफ। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये सारी राजनीति सेना के ऊपर हो रही है, सेना के बलिदान पर हो रही है, त्याग पर हो रही है, और नाम मांग सिंदूर ऑपरेशन हुआ। अब पहला ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बहुत सारे सवाल पूछे गए, और सबसे पहले एक जो हमारा एक नेवी का अफसर था उसकी वाइफ ने बोला कि यहां पर बहस हो रही है, जहाज कितने गिरे उसकी बात की जाती है, क्या नुकसान हुआ उसकी बात, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि शहीद हुए उनके परिवारों का क्या हाल है। मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, पर मुझे इस चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख है। शहादत की कोई बात नहीं करेगा, भले इतने इंसिडेंट कल बुधवार को हुए, आज भी मानसून सत्र में इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। हमें शर्म आती है ऐसे राजनेताओं पर, उन्होंने खरी खोटी का। और उसके साथ एक नेता कह रहे हैं ये तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम कहां से आया, ये सिंदूर किस तरीके का नाम आपने रखा, इसका क्या मतलब है, यहां तो सिंदूर उजड़ा था, कईयों का आपने नाम क्यों रखा। यदि आपने पाकिस्तान पे विजय हासिल करी और पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर दिया तो पाकिस्तान आपका पत्नी हो गया, उसकी विदा करा के ले आओ। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती है, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। ऐसे शब्द यानी किस तरह हमारे त्याग बलिदान की ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इन्होंने शायद ऐसा लगता है यहाँ की मीडिया और नेताओं के पास अब कुछ बचा नहीं है, सिवाय ये आपस में बैठ के एसी रूमों में लड़ते हैं, तमाम प्रकार की बातें करते हैं, और इससे अपमान होता है उन शहीद परिवारों का, उन शहीदों का, उनकी आत्माओं का। और देख सकते हो उसके ऊपर तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और दूसरे नेता जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्क्रिप्टेड भाषण सब लोग अपने अपने पढ़ रहे हैं। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय ले। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? कोई इंतजाम नहीं था, न सुरक्षा का, न फर्स्ट एड का। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए, 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। और बिल्कुल यानी आप समझ सकते हो 3 पीढ़ी की औलादें हैं, इनके बाप दादा भी नेता थे, ये भी हैं, और जाकर के संसद में सब कुछ फ्री है सरकार में, इनको सिर्फ बोलना है और जाकर शाम बैठ करके शाम को कैंटीन में एक साथ खाना खाना है, चाय पीना है, हंसी मजाक करना है, और बॉर्डर पर कुछ भी होता रहे, हम इनके लिए कुछ भी करें, लेकिन इनको कोई शायद फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी क्या राय है?